द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पल की, एक ऐसी जीत की जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली वर्ल्ड कप जीत। तो चलिए इस ऐतिहासिक जीत के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये भारत में महिला खेलों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण को हम कुछ हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे नियति से एक साक्षात्कार से, फिर देखेंगे कि इस जीत के पीछे संघर्ष की विरासत कितनी लंबी है और टीम को किस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। आखिर में हम विजय के शिखर पर पहुंचने की कहानी और इस जीत से आए युगांतकारी बदलाव पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, नियति से एक साक्षात्कार। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। सच कहें तो ये वो पल था जिसका इंतजार पूरा देश न जाने कब से कर रहा था, दशकों से। संपादकीय की ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही इस पल की पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच का नतीजा नहीं था, ये उन अनगिनत सपनों, उन संघर्षों, उन कुर्बानियों का नतीजा था जो इस टीम ने और इनसे पहले की पीढ़ियों ने सालों साल देखे थे। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम, खचाखच भरा हुआ, हजारों दर्शकों का शोर और हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का फाइनल, भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से, और उस जबरदस्त माहौल में हमारी टीम ने 52 रनों से एक ऐसी यादगार जीत हासिल की जिसे बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये जीत, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये रातों रात नहीं मिली। चलिए उस लंबे और मुश्किल सफर पर नजर डालते हैं जो इस टीम ने यहां तक पहुंचने के लिए तय किया है। हमारा दूसरा खंड, संघर्ष की विरासत। देखिए, इस सफलता की नींव तो बहुत पहले रखी जा चुकी थी। शांता रंगास्वामी, डायना एडुल्जी से लेकर मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी महान खिलाड़ियों ने इसे सींचा था। 2005 और फिर 2017, 2 बार हम वर्ल्ड कप फाइनल के इतने करीब आकर चुके। वो दिल टूटने वाले पल थे और उन्हीं अनुभवों के बाद आखिरकार 2024 में वो सपना सच हुआ। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, इस टूर्नामेंट के अंदर भी सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। टीम को एक बहुत ही कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, जहां उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने हौसले का लोहा मनवाया। सोचकर देखिए, अपने ही घर में खेलने का जबरदस्त दबाव और उसके ऊपर एक के बाद एक 3 हार, वो भी दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों से। सोशल मीडिया पर तो जैसे आलोचना की बाढ़ आ गई थी। लगने लगा था कि शायद ये सपना एक बार फिर टूट जाएगा। लेकिन यहीं पर इस टीम ने अपना असली किरदार दिखाया और उन्हीं हार की राख से सही मायनों में असली हीरो निकल कर आए। तो अब बात करते हैं विजय के शिखर की। देखते हैं कि कैसे इस टीम ने लगभग नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था सेमीफाइनल, और वो भी किसके खिलाफ? डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उस मैच में जेमिमा रॉड्रिग्स ने जो नाबाद 127 रन बनाए, वो शायद भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे शानदार और जुझारू पारियों में से एक गिनी जाएगी। उस एक पारी ने खेल का और इस टीम की किस्मत का रुख ही मोड़ दिया। और फाइनल में तो जैसे हर एक खिलाड़ी ने ठान लिया था कि कप घर लाना है। शेफाली और दीप्ति का ऑलराउंड खेल, स्मृति की भरोसेमंद बल्लेबाजी और प्रतिका रावल जैसे नए सितारों का चमकना, और कोच अमोल मजुमदार, उनकी कहानी तो अपने आप में एक प्रेरणा है। जो सपना वो एक खिलाड़ी के तौर पर पूरा नहीं कर पाए, उसे एक कोच के रूप में साकार कर दिखाया। और फिर वो फाइनल स्कोर 52 रन। ये सिर्फ जीत का मार्जिन नहीं था, ये एक ऐलान था। ये एक तरफा दबदबा था जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब महिला क्रिकेट की नई सुपर पावर है। अब बात करते हैं इस जीत के सबसे बड़े पहलू की। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत है। संपादकीय इससे एक युगांतकारी बदलाव कह रहा है। ठीक वैसा ही बदलाव जैसा 1983 में कपिल देव की टीम की जीत के बाद आया था। ये महिला क्रिकेट के लिए एक बिल्कुल नए सवेरे की शुरुआत है। तो ये युगांतकारी बदलाव या साइज़मिक शिफ्ट, इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब से भारत में महिला क्रिकेट को जिस नज़र से देखा जाता है, जिस तरह से चलाया जाता है और बाजार में उसकी जो जगह है, वो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। जरा 1983 को याद कीजिए, जब कपिल देव की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। उस एक जीत ने भारत में क्रिकेट की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी।
ठीक उसी तरह 2024 की ये जीत महिला क्रिकेट के लिए भी वही करने की ताकत रखती है। एक नया नजरिया, नया पैसा, नया जोश और एक नई बुलंद पहचान। तो मतलब साफ है, ये लम्हा सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं रहने वाला। इसका असर पूरे देश में महिला खेलों पर पड़ेगा। ये क्षण ऐतिहासिक रूप से उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण है जितनी 1983 में लॉर्ड्स पर मिली वो जीत थी। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, भारत में आने वाली महिला एथलीटों की पीढ़ी के लिए इस युगांतकारी बदलाव का क्या मतलब होगा? क्या अब हमें हर गली, हर मैदान में लड़कियां पूरे हक और आत्मविश्वास के साथ क्रिकेट खेलती दिखेंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारा अगला और दूसरा संपादकीय विषय है केरल का गरीबी उन्मूलन मॉडल। तो आज हम केरल के एक बहुत ही खास मॉडल की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा मॉडल जिसने बेहद गरीबी को खत्म करने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो हम इसमें क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इसकी नींव कैसे दशकों की सामाजिक प्रगति पर रखी गई। इसके बाद हम उस खास मैकेनिज्म, उस तरीके को जानेंगे जिससे इसे हासिल किया गया। और हाँ, इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये पूरे देश के लिए विकास का एक नया मॉडल बन सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, समझते हैं कि ये एक मील का पत्थर क्यों है। जरा सोचिए, एक राज्य अपने स्थापना दिवस पर यह ऐलान करता है कि उसने अपने यहां से अत्यधिक गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया है। केरला ने ठीक यही किया, और यह किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दावा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। अगर हम नीति आयोग के 2023 के इंडेक्स को देखें तो केरल की सिर्फ 0.55% आबादी ही बहुआयामी गरीब है। मतलब 1% से भी आधा। ये संख्या इतनी कम है कि इसे गरीबी का लगभग खात्मा ही माना जा सकता है। अब इस कामयाबी का असली अंदाजा तब होता है जब हम इसकी तुलना पूरे देश के औसत से करते हैं। जहां भारत का राष्ट्रीय औसत करीब 15% है, वहीं केरल का आंकड़ा 1% से भी कम है। ये जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाता है कि केरल ने इस मामले में कितनी असाधारण छलांग लगाई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब रातों रात हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इस सफलता की नींव दशकों की सामाजिक प्रगति और लगातार सही दिशा में काम करने वाली नीतियों पर बनी है। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1970 के दशक में केरल की लगभग 60% आबादी गरीब थी। 2011 आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 11.3% रह गई, और आज जैसा हमने देखा, ये 1% से भी कम है। ये दशकों की लगातार मेहनत का नतीजा है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें जन केंद्रित विकास और जमीनी स्तर पर योजना बनाने जैसी नीतियों का बड़ा हाथ रहा है, फिर चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो। तो अब आते हैं इस केस स्टडी के सबसे अहम हिस्से पर। वो कौन सा खास प्रोग्राम था, वो कौन सा तरीका था जिसने इस मुश्किल लक्ष्य को मुमकिन कर दिखाया? मई 2021 में सरकार ने एक खास प्रोग्राम लॉन्च किया, एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी EPEP। और इसकी सबसे बड़ी खूबी थी इसकी बहुत ही बारीक प्लानिंग, जिसे स्थानीय पंचायतों ने लीड किया और जिसमें आम लोगों ने, पूरे समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का तरीका बड़ा अनोखा था। आमतौर पर सरकारें योजना बनाकर इंतजार करती हैं कि लोग मदद के लिए आएंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां ट्रेन्ड लोग खुद घर घर गए, सर्वे किया। इसी प्रोएक्टिव तरीके की वजह से 64,006 ऐसे परिवारों की बिल्कुल सटीक पहचान हो पाई जिन्हें वाकई मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और पहचान का आधार सिर्फ ये नहीं था कि कौन कितना कमाता है, नहीं, बल्कि 4 बहुत ही बुनियादी और जरूरी चीजें देखी गईं। क्या परिवार को भरपेट खाना मिल रहा है? उनकी सेहत कैसी है और इलाज मिल पाता है या नहीं? क्या उनके पास कमाई का कोई जरिया है? और वो जिस घर में रहते हैं वो कैसा है? ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच थी। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता था? पहला कदम था लोगों की पहचान करना। फिर जो भी डेटा इकट्ठा हुआ उसे कई लेवल पर चेक किया गया ताकि कोई गलती ना हो। और फिर आया सबसे क्रांतिकारी कदम। वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं अपनाया गया, बल्कि हर एक परिवार की अपनी अलग अलग ज़रूरतों को समझा गया और उनके लिए एक माइक्रो प्लान बनाया गया, और फिर सीधी उन तक मदद पहुंचाई गई। अब देखिए, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। गरीबी से लड़ना एक लगातार चलने वाला काम है। तो एक बैलेंस्ड एनालिसिस के लिए जरूरी है कि हम इस मॉडल की चुनौतियों और आलोचनाओं को भी समझें। तो आलोचक क्या कहते हैं?
वो कुछ जरूरी मुद्दों की तरफ ध्यान खींचते हैं, जैसे कि राज्य में धीमी आर्थिक ग्रोथ, बढ़ती बेरोजगारी और खासकर आदिवासी आबादी की खराब हालत। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इन आलोचनाओं को सुन रही है और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम भी उठा रही है। ये दिखाता है कि ये मॉडल ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि ये अपनी कमियों को पहचान कर खुद को बेहतर बना रहा है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? क्या यह सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम है या फिर विकास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है? तो सबसे बड़ी सीख ये है कि ये मॉडल एक बहुत पुरानी बहस पर नई रोशनी डालता है। अक्सर ये माना जाता है कि सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन केरल मॉडल ये साबित करता है कि ये दोनों चीजें एक साथ हाथ में हाथ डालकर चल सकती हैं। एक अच्छी सरकार लोगों की देखभाल भी कर सकती है और राज्य का विकास भी, बिना किसी एक से समझौता किए। ये विकास का एक नया रास्ता दिखाता है। इसीलिए जैसा कि कहा भी गया है, ये वाकई केरल की एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया को बताना चाहिए। ये एक ऐसा मॉडल है जो समुदाय की ताकत पर भरोसा करता है और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। केरल का ये मॉडल बाकी जगहों के लिए एक ब्लूप्रिंट हो सकता है, लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई में कल्याण और विकास हमेशा एक साथ चलकर एक टिकाऊ और सबके लिए बराबर का भविष्य बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। चलिए, अब हम अपने अगले और तीसरे संपादकीय विषय की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसे सपने की कहानी है जिसने, सच कहूं तो, लाखों भारतीयों की जिंदगी बदल दी। हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की। पर सवाल ये उठता है कि क्या वो सपना अब धुंधला रहा है? आज हम भारत के आईटी सेक्टर के इसी मुश्किल दौर को, इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ताज है, चलिए इसके पीछे की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। वो सेक्टर जो कभी भारत की अर्थव्यवस्था का, आप कह सकते हैं, गौरव हुआ करता था, आज वो आखिर किस मोड़ पर, किस चौराहे पर आ खड़ा हुआ है? देखिए, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन लाखों करोड़ों लोगों के सपनों की कहानी है जिनके लिए आईटी सेक्टर में एक नौकरी वो समृद्धि का पासपोर्ट थी, एक बेहतर भविष्य का पक्का वादा थी। ठीक है, तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमने इस सफर को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आईटी का सपना आखिर धुंधला क्यों पड़ रहा है। फिर हम उस गहरे कायापलट यानी ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे जो इस पूरी इंडस्ट्री को हिला रहा है। इसके बाद हम जानेंगे कि वो पुराना असेंबली लाइन वाला मॉडल क्यों फेल हो रहा है, और फिर जाहिर है हम री इन्वेंशन यानी खुद को फिर से गढ़ने के रास्ते तलाशेंगे। और अंत में हम बात करेंगे मैन पावर से माइंड पावर तक के सफर की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और सबसे पहले हमें उस एक चुभते हुए सवाल का सामना करना ही होगा, क्या वो सपना जो कभी हर छोटे शहर के इंजीनियर की आंखों में एक अलग ही चमक लाता था, क्या वो वाकई अब अपनी रोशनी खो रहा है? चलिए भावनाओं से थोड़ा हटकर इसका जवाब सीधे सीधे आंकड़ों में ढूंढते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये इस सेक्टर की असली ताकत को दिखाते हैं। सोचिए, भारत की कुल वर्कफोर्स का सिर्फ 1% हिस्सा आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, लेकिन यही 1% देश की जीडीपी में 7% का जबरदस्त योगदान देता है। मतलब एक बहुत छोटा समूह अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर डालता है। लेकिन इस शानदार आर्थिक ताकत के पीछे एक बहुत परेशान करने वाली सच्चाई भी छिपी है। जब टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी एक ही तिमाही में 20,000 नौकरियां खत्म कर देती है, तो यह सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता। नहीं, ये एक भूकंप का संकेत है जिसके झटके पूरे सेक्टर में महसूस किए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है? देखिए, इसे कोई अस्थायी मंदी समझने की भूल मत कीजिएगा। भारत का आईटी सेक्टर ढह नहीं रहा, नहीं, बल्कि ये खुद को बदल रहा है। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा, एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस इंडस्ट्री की नींव को ही हिला रहा है। अक्सर हम सुर्खियों में बड़ी बड़ी छटनी की खबरें पढ़ते हैं, है ना? लेकिन वो तो सिर्फ आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। असली कहानी तो साइलेंट लेऑफ्स की है। ये क्या होता है? ये वो खामोश छटनी है जहां कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर या फिर वॉलंटरी इस्तीफे के जरिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और ये सब मीडिया की नजरों से बहुत दूर होता है। तो इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़ी वजह काम कर रही हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है एआई ड्रिवन ऑटोमेशन, जो इंसानी काम को बहुत तेजी से बदल रहा है। दूसरा, अमेरिका की सख्त होती वीजा नीतियां जो हमारे टैलेंट के फ्लो को रोक रही हैं। और तीसरा, अमेरिका और यूरोप में जो आर्थिक सुस्ती है, उसकी वजह से क्लाइंट्स अपना बजट कम कर रहे हैं, अपना खर्चा घटा रहे हैं।
अब आते हैं समस्या की जड़ पर। असल में हो ये रहा है कि जिस बिजनेस मॉडल ने भारतीय आईटी इंडस्ट्री को खड़ा किया, उसे दुनिया में पहचान दिलाई, वो मॉडल ही अब पुराना पड़ चुका है। वो जो पुरानी डिजिटल असेंबली लाइन थी ना, वो अब बस इतिहास बन चुकी है। और ये बदलाव कितना गहरा है इसे समझिए। पहले क्या होता था? सफलता का मतलब था कि आपके पास हजारों कोडर्स की एक फौज है। लेकिन आज क्लाइंट्स को फौज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सोल्यूशन। उन्हें छोटी स्पेशलिस्ट टीमें चाहिए जो क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और जनरेटिव एआई जैसी एकदम नई टेक्नोलॉजी में माहिर हों। तो ये कह सकते हैं क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। SAP ECC जैसे जो पुराने सॉफ्टवेयर स्किल्स थे, वो कभी सोने की खान माने जाते थे। लेकिन अब वो अपनी चमक खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि AI अब ये काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि हमारी वर्कफोर्स के पास जो स्किल्स हैं और मार्केट को जिन स्किल्स की ज़रूरत है, उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई, एक स्किल गैप पैदा हो गया है। ठीक है, तो समस्या तो अब काफी हद तक साफ है। तो अब बात करते हैं समाधान की। ये जो बदलाव का दौर है, ये दर्दनाक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उद्देश्यपूर्ण यानी पर्पसफुल भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि ये सेक्टर इस चुनौती से कैसे निपट सकता है। इस रीइन्वेंशन के लिए हमें एक 4 सूत्रीय रणनीति पर काम करना होगा। पहला, हमें अपनी मौजूदा वर्कफोर्स को बड़े पैमाने पर AI के लिए अपस्किल करना होगा, उन्हें नए स्किल सिखाने होंगे। दूसरा, हमें अपने इंजीनियरिंग सिलेबस में तुरंत सुधार करना होगा, उसे भविष्य के लिए तैयार करना होगा। तीसरा, हमें सिर्फ सर्विसेज से आगे बढ़कर नए प्रोडक्ट्स बनाने वाले स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना होगा। और चौथा, सरकार को भी आगे आकर प्रोएक्टिव पॉलिसीज के साथ इस बदलाव में मदद करनी होगी। और सुनिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जमीन पर हो भी रहा है। TCS ने अपने 5.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बेसिक AI में ट्रेनिंग दे भी दी है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि ये सिर्फ एक एक्सेप्शन न रहे, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक बन जाए। लेकिन इस पूरे बदलाव के दौर में एक और बहुत जरूरी चीज है जिसकी हमें सख्त जरूरत है। एक सोशल सेफ्टी नेट यानी सामाजिक सुरक्षा। मतलब जिन लोगों की नौकरी जा रही है, उनके लिए मैंडेटरी सेवरेंस पे यानी अनिवार्य मुआवजा और नए स्किल्स सीखने के लिए सब्सिडी जैसी पॉलिसीज बनानी ही होंगी, ताकि वो लोग इस मुश्किल दौर का सामना कर सकें। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा बदलाव जो हम देख रहे हैं, ये मैन पावर से माइंड पावर की तरफ एक बहुत जरूरी एवोल्यूशन है। ये सिर्फ दूसरों के लिए सर्विसेज देने से आगे बढ़कर इनोवेशन को लीड करने की, नवाचार का नेतृत्व करने की कहानी है। इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल किया गया है कि गुलाब ने शायद कुछ पंखुड़ियां खोदी हैं, लेकिन इसकी जड़ें गहरी हैं। भारतीय IT सेक्टर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जड़ें बहुत गहरी हैं, बस जरूरत है सही नजरिए, सही स्किल और हिम्मत की, सही पोषण की, और अगर ये मिला तो ये दोबारा खिल सकता है। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अब सफलता का पैमाना ये नहीं होना चाहिए कि हमारी कंपनियों में कितने लोग काम करते हैं। नहीं, पैमाना होना चाहिए कि हमारा प्रभाव, हमारा इम्पैक्ट कितना है। तो असली सवाल ये है, क्या हम ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो वाकई दुनिया की समस्याओं को हल करते हैं? क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को AI के इस नए युग में जीतने के लिए तैयार कर रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब भारत के IT सपने का भविष्य तय करेंगे। हमारा आज का चौथा और आखिरी संपादकीय विषय है भारत का ऊर्जा विरोधाभास। सोचिए, एक तरफ हम स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में इतना ज्यादा निवेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी बिजली 5 साल पहले के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो देखते हैं कि आज हम इस विश्लेषण में क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत के इस क्लीन एनर्जी पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर कैपेसिटी और जनरेशन यानी क्षमता और असल उत्पादन के बीच का फर्क जानेंगे। इसके बाद पहले ईंधन के तौर पर एनर्जी एफिशिएंसी के समाधान पर बात करेंगे, उसकी ताकत को आंकड़ों में देखेंगे और आखिर में एक 6 सूत्रीय एक्शन प्लान पर नजर डालेंगे। कहानी कुछ ऐसी है, भारत बहुत बड़े पैमाने पर सोलर और विंड एनर्जी कैपेसिटी लगा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो बिजली का ग्रिड है वो और ज्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, मतलब और ज्यादा प्रदूषणकारी हो रहा है। सवाल ये है कि ये हो कैसे रहा है? यही तो है भारत का ऊर्जा विरोधाभास।
तो असल सवाल यही है कि जब हम इतनी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं तो हमारा ग्रिड साफ होने के बजाय और गंदा क्यों होता जा रहा है? इसका जवाब हमारी पूरी एनर्जी सिस्टम के काम करने के तरीके में छुपा है। यहीं पर इस विरोधाभास का असली मुद्दा छिपा है। देखिए, कागज पर हमारी कुल बिजली बनाने की क्षमता का लगभग आधा हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल से आता है। फिर भी प्रति यूनिट बिजली पैदा करने में जो प्रदूषण हो रहा है वो असल में बढ़ गया है। ये हमारी एनर्जी की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये सरकारी आंकड़ों के आधार पर है और ये समस्या को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। भारत का ग्रिड एमिशन फैक्टर या GEF जो ये मापता है कि हमारी बिजली कितनी कार्बन इंटेंसिव है, वो 2020-21 से 2023-24 तक असल में बढ़ गया है। मतलब हमारी बिजली अब और ज्यादा कार्बन सघन हो गई है। ये वाकई में एक चिंता की बात है। तो ये विरोधाभास आखिर है क्यों? इसका जवाब छिपा है दो शब्दों के बीच के फर्क में। एक है कैपेसिटी यानी क्षमता और दूसरा है एक्चुअल जनरेशन यानी वास्तविक उत्पादन। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसको समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात का माप है कि कोई पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता का कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर पा रहा है। और यहीं पर रिन्यूएबल और पारंपरिक ऊर्जा के बीच एक बड़ा अंतर सामने आता है। ये स्लाइड समस्या को और भी साफ कर देती है। देखिए, भले ही हमारी आधी कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल की है, लेकिन 2023-24 में असल में जो बिजली बनी उसका सिर्फ 22% हिस्सा ही रिन्यूएबल स्रोतों से आया। तो बाकी बिजली कहां से आई? उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से आया। और ये दिक्कत सबसे ज्यादा पता कब होती है? शाम के वक्त। दिन में तो सोलर पैनल्स खूब बिजली बनाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और लोग काम से घर लौटते हैं, लाइटें, AC, टीवी सब चालू हो जाते हैं। बिजली की मांग आसमान छू लेती है और ठीक उसी वक्त सोलर एनर्जी बंद हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कौन आगे आता है? हमारे कोयले से चलने वाले पावर प्लांट। ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। पीक डिमांड को पूरा करने के लिए इन्हें तेजी से चालू किया जाता है, लेकिन ऐसा करते हुए ये हमारे ग्रिड में भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जिससे हमारा ग्रिड और ज्यादा कार्बन इंटेंसिव हो जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान छिपा है एनर्जी एफिशिएंसी में, एक ऐसे हीरो में जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी को पहला ईंधन भी कहा जाता है और ये समस्या को उसकी जड़ से पकड़ता है। मतलब और ज्यादा बिजली पैदा करने पर फोकस करने के बजाय क्यों ना हम बिजली की मांग को ही कम कर दें। सोचिए, एक एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना, वो आपको ठंडक तो उतनी ही देता है, लेकिन बिजली की खपत बहुत कम कर देता है। तो जब हम पीक आवर्स के दौरान, खासकर शाम को, डिमांड ही कम कर देते हैं तो कोयले जैसे प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की जरूरत भी अपने आप कम हो जाती है। अगर हम एफिशिएंट उपकरण अपनाएं तो पीक डिमांड को काफी हद तक कम किया जा सकता है और इससे कोयले पर हमारी निर्भरता घट जाएगी। अच्छा, तो इस पहली ईंधन का असल में जमीन पर क्या असर होता है? देखिए, इसके फायदे कई बार सीधे तौर पर दिखते नहीं हैं, पर हैं बहुत बड़े, चाहे वो कार्बन उत्सर्जन में कमी हो या फिर पैसों की बचत। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक 2017-18 से 2022-23 के बीच भारत ने सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से 1.29 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को बचाया। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और पैसों की बचत, वो तो और भी जबरदस्त है, लगभग 7,60,000 करोड़ रुपए। ये साफ दिखाता है कि एनर्जी एफिशिएंसी हमारे पर्यावरण के लिए तो अच्छी है ही, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक जीत की तरह है। अब जरा दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करके देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों का ग्रिड एमिशन फैक्टर बहुत ही कम है, क्योंकि वो न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। भारत का आंकड़ा ये दिखाता है कि कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए हमें अभी लंबा सफ़र तय करना है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, सॉल्यूशन भी पता चल गया, पर अब आगे का रास्ता क्या है? जवाब है एनर्जी एफिशिएंसी को हमारी रणनीति के केंद्र में लाना होगा। इसके लिए यहां एक 6 सूत्रीय योजना है। पहला, वर्चुअल पावर प्लांट बनाना, मतलब घरों में लगी बैटरीज को ग्रिड से जोड़ना। दूसरा, उपकरणों के लिए एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को और तेज करना। तीसरा, छोटे और मझोले उद्योगों को
एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करना। चौथा, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग लाना ताकि लोग पीक आवर्स में कम बिजली इस्तेमाल करें। पांचवा, पुराने और ज्यादा बिजली खाने वाले उपकरणों को बदलने के लिए इंसेंटिव देना। और छठा, ग्रीन कूलिंग जैसी नई सर्विसेज को बढ़ावा देना। तो कुल मिलाकर भारत का जो ये ऊर्जा विरोधाभास है वो एक बहुत बड़ी चुनौती तो है, लेकिन जैसा हमने देखा एनर्जी एफिशिएंसी एक बहुत शक्तिशाली समाधान भी पेश करती है। जैसे जैसे भारत की ऊर्जा की भूख बढ़ती जाएगी, सवाल यही बना रहेगा, क्या ऊर्जा दक्षता ही वो चाबी है जो भारत के रिन्यूएबल भविष्य का ताला खोलेगी? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।